थोड़े लाइटली मत लेना कि ये चैप्टर लाइट है बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, इसका वेटेज ज़्यादा है तो ख्याल रखना। और टेक्निकली चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं कि मैं ऐसा टेक्निकली पढ़ाऊँ, तो इसलिए मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ इसके। तुझे यहाँ पे एक तालाब दिख रहा है, बेटा सुन ले इधर, तुझे एक तालाब दिख रहा है, तालाब एक इकोसिस्टम है, तालाब खुद एक इकोसिस्टम है। कोई पानी का डैम है, जैसे ये अपर वर्धा डैम है, वो खुद एक इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में पानी है, प्लांट है, एनिमल्स है, सब ग्रुप बना के रह रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं। एनिमल में अलग अलग प्रकार के एनिमल तुझे दिख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे उनकी फूड चेन है, वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, दैट इज फूड चेन। ये पूरा है इकोसिस्टम। प्लस इसी तालाब में एक अफेक्ट होता है टेम्परेचर का भी। हाँ, तो यहाँ का आपको जितना भी पिक्चर दिख रहा है, ऑल बिलोंग्स टू इकोसिस्टम। ओके, तो क्या है इकोसिस्टम? इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, याद रखना, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, यूनिट ऑफ नेचर, दैट इज इकोसिस्टम, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे तुझे दिख रहा है मेंढक है, फिश है, अलग अलग वहाँ पे पंछी भी आ रहे हैं, कुछ क्रिकेट्स भी है, मतलब ये वाला ड्रैगन फ्लाई जैसा। तो ये एटमॉस्फेयर से ये है, मैच कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में टाइप्स ऑफ आता है, इकोसिस्टम अलग अलग प्रकार के सिस्टम है बेटा। जैसे टेरेस्ट्रियल में कौन कौन आता है सर? फॉरेस्ट आता, ग्रासलैंड आता, डेजर्ट आता, दिख रहा है, डेजर्ट दिख रहा है, रेन फॉरेस्ट दिख रहा है और ग्रासलैंड दिख रहा है सर। उसके बाद में आता है एक्वेटिक में कौन कौन आता? हाँ, पॉन्ड आता, लेक आता, वेटलैंड आता, रिवर आता, इस्चुरी आता। तुमको इस्चुरी पता है? इस्चुरीज नहीं पता? जहाँ पे समंदर और नदी एक में से मिलते हैं, नदी समंदर एक में से मिलते हैं, उस एरिया का नाम क्या है? इस्चुरीज है। रिवर पता है? वेटलैंड, व्हाट इज वेटलैंड? गीली जमीन, गीली जमीन पता है? जहाँ पे थोड़ा मिट्टी कीचड़ जैसा रहता है वो जमीन, इसमें इतना पानी भी नहीं दिखता और मिट्टी भी नहीं दिखती, कीचड़ होता है, कीचड़ जैसा एरिया, उसको बोलते हैं वेटलैंड। लास्ट है मैन मेड, अपने से बनाया हुआ। ये ऊपर के दो कौन है? कुदरत के बनाए हैं। ये कौन है? हमने बनाया। खेती किसने बनाई? जितना सोच रहे हो हमने बनाई। ये कौन है? देखा है तूने? कहाँ देखा बेटा? घर की बात नहीं कर रहा मैं, घर में तो छोटा सा होता है। दुबई में सबसे बड़ा एक्वेरियम है ऐसे, दुबई में। एक मुंबई में है, देखा होगा तूने तो, देखा है मुंबई में ही। हाँ, ये तो है यहाँ पे अपना फिशो फिश, पता है ना फिशो फिश? हाँ, सुन ले, एंटायर बायोस्फीयर इज रिगार्डेड एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। टिक कर, मतलब ये लाइन को समझ। अर्थ जो है, अर्थ मतलब एंटायर बायोस्फीयर, एंटायर बायोस्फीयर का मतलब है पूरी अर्थ, एंटायर बायोस्फीयर का मतलब है पूरी अर्थ। पूरी अर्थ पे होता है अलग अलग इकोसिस्टम, पूरे अर्थ पे होता है अलग अलग इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम में आती है दो बातें, एक का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है? व्हाट इज बायोटिक? जो लिविंग है, जो नॉन लिविंग है बेटा एबायोटिक में आते हैं। ओके, अब चलिए इस बात को टिक कर या लिख लें, ये आईएमपी है। सर कौन? स्ट्रेटिफिकेशन, ये आईएमपी है, टिक कर। कहीं दिख रहा है किताब में? इसमें जो जो आईएमपी पॉइंट है ना वही लिखा है इसमें, पूरा नहीं है, जो आईएमपी है वही लिखा है इसमें, इस स्लाइड में। टिक का स्ट्रेटिफिकेशन को, समझ में आया? सर व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन? समझ व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन?
व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन समझ ले। इन पौधों को तो हाइट के हिसाब से देख, ऐसे पहले आती है घास, दैट इज ग्रास, उसके बाद में श्रब, छोटा प्लांट, उसके बाद में आता है मतलब पहले हर्ब, बाद में श्रब, बाद में लॉन्ग ट्रीज, मतलब पहले शॉर्ट ट्री बाद में लॉन्ग ट्रीज। पता है 3 तरह के प्लांट है, हर्ब, श्रब, ट्रीज। लॉन्गेस्ट कौन है? ट्रीज। शॉर्टेस्ट हर्ब। ऐसे आते हैं। मतलब सर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऐसा है, इसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है स्ट्रेटिफिकेशन। सर व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन? बेटा सिंपल सी बात है, ध्यान रख, ये जमीन का एरिया है, इसमें पहले छोटा पौधा हर्ब, बड़ा पौधा श्रब, उससे बड़ा पौधा ट्री। इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसका नाम है स्ट्रेटिफिकेशन। क्या नाम है? ये जो अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू हाइट या अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, इसका नाम क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन। समझ में आया? हाँ। जंगल में तुझे पहले हर्ब मिलेगा, बाद में श्रब मिलेगा, बाद में लॉन्ग ट्री मिल जाएंगे, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। ओके सर। जंगल में सबसे टॉप लेयर कौन ऑक्युपाई करता है? टॉप लेयर ट्रीज। टॉप लेयर कौन? ट्रीज। थोड़ा उससे नीचे श्रब, और जमीन को कौन लगे रहते हैं? जमीन से हर्ब रहते हैं, वही लिखा है उधर। कैनोपाई का मतलब है छाव वाला एरिया। कौन छाव क्रिएट करते हैं? हर्ब, श्रब की ट्री? ट्रीज। तालाब में क्या क्या होता है एक बार देख ले। तालाब में क्या क्या होता है एक बार देख ले। पहली चीज ये देख ले बेटा, तालाब इतना गहरा नहीं होता। तालाब में से पानी निकलने के बाद तुझे पता है कि तालाब इतना सही है, ज़्यादा डीप नहीं है तालाब। तो तालाब कैसे होता है? मतलब ऊपर ऊपर होता है, इतना डीप समंदर इतना गहरा होता है क्या? नहीं, तो शैलो होता है, सिंपल होता है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब है वो खुद को मेंटेन रखता है। तालाब खुद को मेंटेन रखता है, तालाब खुद को मेंटेन रखता है, सिर्फ हमारी वजह से वो बिगड़ रहा है अभी। वो खुद को मेंटेन रखना कोशिश करता है, हम आते हैं और कचरा करके चले जाते हैं। ये तो इसकी खासियत है। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब है खुद को मेंटेन रखता है, और उसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। उसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल है। पहली चीज, पहले कौन अवेलेबल है उसके अंदर? उसमें कौन कौन आता है? सॉइल और वाटर। दूसरा कौन है इसके अंदर? तालाब में क्या सन रेडिएशन जाते हैं? तालाब में सोलर रेडिएशन जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। क्या तालाब में साइकिल होती है टेम्परेचर की? तुझे पता है पानी में एक साइकिल होती है टेम्परेचर की। बता, ऊपर का पानी गर्म है कि नीचे का पानी गर्म होता है? कुएं में रहता है ऐसा, कुएं में। यहाँ तो स्विमिंग किसको आता है? तो स्विमिंग में होता है क्या, ऊपर का पानी गर्म नीचे का पानी ठंडा, ऐसा कुछ होता है क्या? थोड़ा गहरे फीट में, 10 फीट के ऊपर। हाँ, तो कहाँ का पानी गर्म होता है? नीचे का पानी गर्म है और ऊपर का पानी ठंडा है। नीचे ठंडा पानी है, ऊपर गर्म और रहता है, बराबर। कुएं में कौन स्विमिंग किया था? कुएं में नहीं, वो गांव के बच्चे रहते हैं, वो कुएं में स्विमिंग करते हैं। हाँ, स्विमिंग पूल नहीं रहता ना। ऊपर का पानी गरम, नीचे का पानी ये चालू रहता है ऐसे। इसी का नाम है ये साइकिल। डे लेंथ, ये तालाब जो है ना, इसके ऊपर सनलाइट कितना आ रहा है वो डिपेंड करता है कौन सा सीजन है। मतलब समर है, विंटर है, रेनी सीजन है। समर में देखना वो पानी के ऊपर कितने रेडिएशन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, दैट इज डे लेंथ। ऐसा समर के वक्त तालाब मोस्टली इवापोरेट ज़्यादा हो जाते हैं,
पानी की लेवल कम हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम पानी क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। दस्तूर नगर की तरफ तालाब कौन सा है? छतरी तालाब। तूने देखा समर में उसकी लेवल कम हो जाती है और बारिश के मौसम में उसकी लेवल बढ़ जाती है। हाँ, कभी कभी रोड तक आ जाती है उसकी लेवल। हाँ। दस्तूर नगर की तरफ अभी वो कुछ नहीं रचा। जब मैं फिफ्थ में था या फोर्थ में था, तो वहाँ पे पिकनिक पॉइंट था, मतलब स्कूल की बस जाती थी वहाँ पे, पिकनिक होती थी वहाँ पे। अभी कैसे? अब पिकनिक के लिए अभी स्कूल में कहाँ जाते हैं, वाटर पार्क जाते हैं। कौन सा नागपुर में वो, फन एंड फूड जाते हैं। हमारी ट्रिप कहाँ होती थी पता है तुझे? छतरी तालाब, है ना। जहाँ पे भी बाम्बू गार्डन है ना बेटा, वहाँ पे पहले जू पार्क था। पहले जू पार्क था, अभी बाम्बू गार्डन है। पहले जू पार्क था, वहाँ भी हमारी ट्रिप जाती थी, क्योंकि वो पूरे जंगल एरिया था। ये दस्तूर नगर नहीं था उस वक्त, मतलब था, वो सिर्फ स्क्वायर था, उधर कुछ नहीं था, जंगल ही जंगल था। इतना खतरनाक चीज़ थे, तो हमें लगता था हम कितने दूर आ गए। ओके, सो हो गया सर ये। बता कौन से कंपोनेंट है ऑटोट्रॉपिक। ये याद रख, कौन कौन आता है उसमें। तालाब में कौन रहता है? तालाब में ये खुद का खाना खुद बनाने वाले हैं। ये खुद का खाना खुद बनाते। कौन बनाता खुद का खाना? हाँ, दूसरा, तीसरा, फ्लोटिंग सबमर्ज मार्जिनल प्लांट। सर ये कौन है, समझाएंगे बेटा, ध्यान दे इधर। फ्लोटिंग का मतलब तैरने वाले प्लांट। सबमर्ज का मतलब है आधे डूबे हुए प्लांट, आधे डूबे हुए प्लांट। और मार्जिनल का मतलब है तालाब के किनारे जो लगते हैं वो प्लांट्स। समझा मैंने क्या बोला? रिपीट कर। फ्लोटिंग मतलब तैरने वाले प्लांट। लोटस कौन सा प्लांट है? फ्लोटिंग। सबमर्ज का मतलब है वो घास, आधी पानी में रहती, आधी ऊपर आती। समझ में आया? इज कॉल्ड एज सबमर्ज। व्हाट इज मार्जिनल? तुझे पता है तालाब के आजू बाजू में घास रहती है, क्या बोलते हैं उसको? मार्जिनल। तालाब के आजू बाजू में, नदी के आजू बाजू में घास रहती है, वो मार्जिनल। ओके। बता तालाब में कौन कौन से कंज्यूमर है जो खाना खाते हैं, दूसरों को खाते हैं? कौन कौन है? जू प्लैंकटन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग। बॉटम ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मतलब रहना, बॉटम में रहने वाले प्लांट्स, सॉरी प्लांट नहीं, एनिमल्स। फ्री स्विमिंग एंड बॉटम में रहने वाले एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉप। और डिकम्पोजर कौन है बेटा? डिकम्पोजर कौन है पता है? व्हाट इज डिकम्पोजर? पता है ना, माइक्रोब्स आते हैं इसमें। कौन कौन आता है? फंगस, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स। फ्लैजेलेट्स में आता है प्रोटोजोन। कौन आता है? प्रोटोजोन। नाम सुना है कि प्रोटिस्टा किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, फ्लैजेलेट्स। हाँ हाँ, वो आते हैं उसमें। ये रही तालाब की कहानी, और कुछ नहीं इसके अंदर, और कुछ नहीं है। है क्या लिखा तालाब का एग्जाम्पल? देख ले एक बार। पॉन्ड का एग्जाम्पल है क्या उधर? तालाब है उधर? ओके। एक बार पढ़ लो कि तालाब के अंदर वो जो है चीजें, वो क्या कर सकते हैं, पढ़ लो एक बार। किताब में नहीं, इधर ही देखो, इधर ही पढ़ लो। ये पढ़ो सिर्फ, किताब तुम घर जाके पढ़ सकते हो, इसमें ऐसे कुछ नहीं है, सब एनवायरमेंट है। इसमें कौन सा पॉइंट नहीं समझा, बताना मुझे। पढ़ लिया? रिद्धि पहले का मीनिंग समझाओ, पहले पॉइंट का मीनिंग समझाओ। समझा पहले पॉइंट का मीनिंग?
तुझे पता है प्लांट्स क्या करता है? मिट्टी से क्या खींचता है? इनऑर्गेनिक केमिकल किस में कन्वर्ट करता है? ऑर्गेनिक में। पता है ये प्लांट की बात? क्या खींचेगा? इनऑर्गेनिक। किस में कन्वर्ट करेगा? जैसे वो मिट्टी से नाइट्रोजन खींचता है और खुद के अंदर क्या बनाता है? प्रोटीन। दैट इज ऑर्गेनिक। तो प्लांट का इंपॉर्टेंस क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करो। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? दूसरा क्या मीनिंग है? पानी में मछलियाँ होती है, पानी में ग्रास ऑफर जैसे और कोई कीड़े होते हैं, हाँ, दैट इज कॉल्ड एज, क्या खाते हैं वो? पेड़ पौधे खाते हैं वो। तीसरे का मीनिंग समझाओ स्वाम। तालाब में कोई मछली मर गई, तालाब में मछली मर गई, वो मछली डिकम्पोज होती कि नहीं होती? होती है। यू नो व्हाट इज डिकम्पोजिशन? वो बॉडी टूट जाती है, उसके मिनरल्स कहाँ चले जाते हैं? सॉइल में। और वापस सॉइल से वो कहाँ जाते हैं? मिनरल सॉइल में जाते हैं ना। सॉइल से वो कहाँ जाते हैं? प्लांट्स में जाते हैं। प्लांट मतलब कौन? ऑटोट्रॉप। समझा क्या तुझे? ये साइकिल चलती है ऐसी, साइकिल चलती है ऐसी, तालाब की साइकिल चलती है ऐसी। तालाब खुद होके खुद को मेंटेन रखता है, लेकिन उसका मेंटेनेंस हमने बिगाड़ के रखा है। कोई भी कूड़ा कचरा उसी के अंदर, कुछ भी हो उसी के अंदर, है ना। गंदा हमने करके रखा है उसको। तीन चीजें पढ़नी है हमें, उसमें तीन है, चार एक्चुअली, चौथी भी है। उसका नाम है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। आखिर में देखो बरा, वो कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल है क्या सबसे लास्ट में? कार्बन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल नहीं होगी, नहीं है। चैप्टर तो बहुत बड़ा है ये तो, लग जाएंगे 10-15 दिन। बहुत छोटा चैप्टर है, क्योंकि इसमें से क्या माइनस हुआ? पहले था वो, पहले इसमें पता है क्या था? कार्बन साइकिल थी, सल्फर साइकिल थी, फॉस्फोरस साइकिल थी, नाइट्रोजन साइकिल थी। कितनी साइकिल थी? चार। फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। सल्फर तो बहुत नॉमिनल थी। कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट थी, जो भी माइनस हो गई है। तुमको सिलेबस यहीं तक है, एनर्जी फ्लो तक। पहला पॉइंट क्या है तुम्हारा? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? ये चार चीजें हैं, काय की चीजें हैं ये? इकोसिस्टम की। रिपीट कर, कौन कौन सी? तुझे इसमें सिर्फ ये पहला पॉइंट नहीं पता होगा, प्रोडक्टिविटी क्या है। एनर्जी फ्लो पता है, बट एनर्जी फ्लो उसको, सोलर की एनर्जी हिरन में नहीं, डायरेक्ट नहीं आती। सोलर की एनर्जी प्लांट में, प्लांट की एनर्जी हिरन में, हिरन की एनर्जी, हाँ, टाइगर में। टाइगर की एनर्जी, कौन खाता टाइगर को? टाइगर की एनर्जी बैक्टीरिया में। टाइगर की एनर्जी बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया वो चीज़ सबको खा लेता है वो डायनासोर भी खा लेता है बैक्टीरिया मरने के बाद। हाँ, तो सर तीन चीज़ें हैं, बात करेंगे इनके वन बाय वन। ये पत्ता क्या इंडिकेट कर रहा है? हाँ, ये पत्ता क्या इंडिकेट कर रहा है? डिकम्पोजिशन। ये ग्रीन कलर का लीफ क्या इंडिकेट कर रहा है? इसके अंदर खाना बन रहा है ना, मतलब प्रोडक्टिविटी। क्या इंडिकेट कर रहा? प्रोडक्टिविटी। हाँ, ये हिरन घास खा रहा है, घास खा रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा? एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। चलो पहला कंसेप्ट क्या है सर? पहला कंसेप्ट है प्रोडक्टिविटी। एनसीईआरटी में ओपन करो ये टॉपिक, प्रोडक्टिविटी।
सुनते जाओ, समझते जाओ। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कौन सा प्लांट कितना खाना बना रहा है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ। दो जन है, उनके उनके खेत आजू बाजू में है। दो जन उनके खेत आजू बाजू में है। उनके पास 5 एकड़ खेत है। कितना? 5। दोनों ने गेहूं लगाए। दोनों ने गेहूं लगाए। पानी सरी का है, सारी चीज़ें सरी की हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फ़र्क है दो खेत में। पहले वाले का जो खेत है उसको आया 1000 क्विंटल गेहूं, एग्जाम्पल लिया मैंने, डर मत जाना। और दूसरे को आया 700 क्विंटल गेहूं। पहले को 1000, दूसरे को। एरिया सेम है, दोनों गेहूं लगाए, दोनों की प्रजाति के है। फ़र्क कहाँ पे है सर? इधर इसको कितने आए? 1000, इसको कितने आए? 700। फ़र्क काय में आया? फ़र्क आया गेहूं के क्वांटिटी में। इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी में। क्या फ़र्क आया? प्रोडक्टिविटी। मतलब इस तरफ प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, इस तरफ प्रोडक्शन कम हुआ। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो मतलब कोई पौधा कितना कर सकता है फोटोसिंथेसिस, हाँ, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। दूसरा एग्जांपल लो कि जैसे मैं बात करूँगा बायोमास की। बायोमास की उसमें कितना खाना है। इसके खेत में जो गेहूं बना, हाँ, वो मोटे दाने का है, और इसके खेत में जो गेहूं बना वो छोटे दाने का है। इसका मतलब है यहाँ पे जो बायोमास या फिर प्रोडक्टिविटी बना वो ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है। इस तरफ फोटोसिंथेसिस कुछ ज़्यादा हुआ, इस तरफ फोटोसिंथेसिस कुछ कम हुआ। समझा मैं क्या बात कर रहा हूँ? हाँ। तो सर कहने का मतलब है कहीं ना कहीं फ़र्क है प्रोडक्टिविटी पे। एक पौधा है जिसको कम सनलाइट मिल रहा है, कम सनलाइट मिल रहा है। दूसरा पौधा है जिसको बहुत सनलाइट मिल रहा है। किसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा? तुम इसको रिलेट कर रहे हो क्या? एक पौधा है जिसपे सनलाइट कम आ रहा है, दूसरे पे सनलाइट ज़्यादा आ रहा है, किसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, कौन कितना खाना बना रहा है, बायोमास किस में ज़्यादा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, इट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन, वो कितना खाना बना रहा है कितने समय के अंदर, इट इज प्रोडक्टिविटी। चलो सुनो बेटा, तू पहली लाइन पढ़, पहले फर्स्ट लाइन पढ़, मीनिंग समझाओ। समझ में आया क्या? सबसे बड़ी एनर्जी कहाँ से आती है? प्लांट को एनर्जी चाहिए, लेकिन वो कहाँ से आती है? सोलर से आती है। और सोलर की एनर्जी पौधे में जाती है। ये तुमको यहाँ पे आ सकता है, अगर मैं आपको सिंगल मास पेपर दिया ना, उसमें एक लाइन आ सकती है। ये क्या आ सकती है बताए? कि इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। कौन सी एनर्जी है वो? हाँ, वो जरूरी है। अब मेरी बात सुन, इसका मीनिंग एक बार देख ले। इसका मीनिंग ये है, एक प्लांट है, एक प्लांट है, हाँ, वो क्या कर रहा है? वो बना रहा है ऑर्गेनिक मैटर। क्या बना रहा है वो? क्या बना रहा है वो? क्या बना रहा है वो? ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, हाँ, पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, एरिया मतलब उसके अंदर क्या बन रहा है? पर यूनिट एरिया। समझ में आया बेटा? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम का मतलब होता है उस ईयर में, जैसे कि 2023 में। तो मैंने आपसे ये पूछा, या किसी महीने में, किसी महीने में कोई मंथ है बेटा, हाँ, कोई मंथ है, जैसे कि अप्रैल है। अप्रैल महीने में उस पौधे के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर बना उस एरिया के अंदर। एरिया का मतलब है जैसे लीफ वाला एरिया, लीफ एक एरिया है। ऑर्गेनिक मैटर कितना बना उस एरिया में उस महीने में। समझा तुझे मैंने क्या बोला? क्या बोला? ऑर्गेनिक मैटर कितना बना उस एरिया में उस महीने में, या उस ईयर में, उस दिन में, उस आवर में। इस कॉल्ड एज टाइम। क्या बोलते हैं इसको? टाइम।
समझ में आया क्या है? इसीलिए इसका यूनिट ये होता है, इसका यूनिट है ग्राम मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, टाइम। क्या आएगा इधर, टाइम। तो सेकंड में होगा या मिनट में होगा या फिर ये ईयर में होगा। ये है यूनिट सर काय का, ये है प्रोडक्शन का यूनिट। अब मेरी पूरी बात सुनना। बायोमास का मतलब प्रोड्यूस पर ओवर द पीरियड ऑफ, किसने बनाया सब कुछ, कब बनाया, ये बनाया ना, बनाया ना। तो जो भी उसने ऑर्गेनिक मैटर बनाया पहली बार जो ऑर्गेनिक मैटर बनाया, उसको तू क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, प्राइमरी प्रोडक्शन। कोई पौधा है, वो खाना बना रहा है, उसने खाना बनाया है, हाँ, उस महीने में, उस दिन में, वो कंसिडर करना महीना या दिन, उसको बोलना प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या बोलना, समझ में आया तुझे, क्लियर हुआ ये क्या है? हाँ, टॉपिक बराबर पढ़ ले। देख बेटा, हेडलाइन लिखो प्राइमरी प्रोडक्शन करके, लिखो लिखो प्राइमरी प्रोडक्शन। बायोमास प्रोड्यूस, बायोमास प्रोड्यूस, बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, एंड पर यूनिट टाइम। टाइम को पीरियड लिखना, टाइम मतलब पीरियड, पर यूनिट टाइम या पीरियड, कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन, कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। हो गया? अब ये जो बायोमास है, बायोमास का मतलब बेटा कौन सा मैटर, बेटा बायोमास मतलब कौन सा मैटर, इसको तू दो तरह से एक्सप्रेस कर सकता है, एक तो तू ग्राम में गिन या एनर्जी में गिन। मतलब सर, मतलब समझाता हूं, मतलब समझ इधर। एक तो तू बायोमास को तू काय में गिन सकता है, वेट, वेट मतलब कौन, ग्राम, वेट मतलब कौन, ग्राम। या फिर तू काय में गिन इसको, एनर्जी मतलब कौन, किलो कैलोरी। सर ये क्या है बेटा, ये सर ये बीच बीच में कौन आ रहा, सिंपल सी बात है, कौन आ रहा बताता हूँ। KCl का मतलब समझा, किलो कैलोरी। यम स्क्वायर पता है कौन है, ये मीटर स्क्वायर का मतलब ये ना एरिया की बात कर रहे हैं, वो काय की बात कर रहे हैं, हाँ, वो एक्चुअली ऐसा था, किलो कैलोरी यूनिट एरिया, ऐसा था वो, मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ ग्राम, इसका मीनिंग क्या है सर, इसका भी सेम मीनिंग है बेटा, ग्राम मीटर ऐसा आएगा वो। ये स्क्वायर दिख रहा है तुझे, वो मीटर का है, मतलब यूनिट का है, एरिया का है वो। ये दिख रहा है तुझे, ये काय का है, एरिया का। रिपीट कर और बता मुझे, तू बायोमास काउंट कर सकता है दो फॉर्म में, एक तो तू काउंट कर वेट में या एनर्जी में, वेट में या एनर्जी में, बता। बायोमास काउंटेड बाय वेट या फिर एनर्जी। वेट का यूनिट ग्राम मीटर स्क्वायर, ग्राम, और एनर्जी का किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर। समझ में आया? और जिस रेट से ये बन रहा है, मेरी बात सुनना, प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब है जस्ट प्रोड्यूस हुआ, जस्ट प्रोड्यूस हुआ। लेकिन अगर इसका रेट निकालेगा तो रेट निकालेगा तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? इसका मीनिंग नहीं समझा सर, मीनिंग समझाता हूं, देख ले इधर बेटा, देख ले इधर, मीनिंग समझाता हूं। अगर मैं बोलूं ग्राम, ग्राम मीटर स्क्वायर, तो ये आएगा प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या आएगा ये? जिसमें तेरा कोई रेट नहीं है, बस यहाँ पे कुछ बना उस एरिया के हिसाब से, ये हुआ तेरा ओनली प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या हुआ ये?
लेकिन जब मैं इसको ऐसा चीज लगाओ, ग्राम मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, तो इसको तू नाम देगा प्रोडक्टिविटी। फर्क है इन दोनों में, प्रोडक्टिविटी और ये हुआ प्रोडक्शन। समझा मैंने क्या लिख के दिया आपको? जब तू समय के हिसाब से कंपेयर नहीं करेगा तो क्या बोलना, लेकिन तूने समय लगाया तो क्या बोलना, प्रोडक्टिविटी। क्या बोला? द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बेटा कौन आया? रेट। जहाँ पे रेट आता है वहाँ समय आता है, जहाँ पे रेट आता है वो कौन आता है? समय। पता है रेट का मतलब क्या होता है? समय। वो स्पीड, वो चीज़ कितने समय में बन रही है, हाँ, दैट इज कॉल्ड एज रेट। तुम कितने समय में कितनी पढ़ाई कर रहे हो। जैसे एग्जाम के वक्त तुम लिखते हो ना, तब वहाँ पे तुम कितना लिख रहे हो कितने समय के भीतर, वहाँ पे रेट डिसाइड होता है। तुम कितना लिख रहे हो, कितने समय के भीतर लिख रहे हो, वहाँ पे डिसाइड होता है रेट। ओके, समझा तुझे मैंने क्या बोला? ये प्रोडक्शन का मतलब, प्रोडक्टिविटी का मतलब, प्रोडक्शन मतलब वहाँ पे तो समय काउंट नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी मतलब समय काउंट करेगा। जहाँ प्रोडक्टिविटी आती है वहाँ पे कौन आता है? रेट आता है। लिखो, लिखो द रेट ऑफ बायोमास, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, नहीं ऐसा लिखो, द रेट ऑफ, द रेट ऑफ, द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन लिखो, द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन, द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन, द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या लिखा तूने? द रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जरा मुझे फर्क समझा, प्राइमरी प्रोडक्शन को तू क्या यूनिट लगाएगा? इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, समझ में आ जाएगा तुझे। देख प्राइमरी प्रोडक्शन का यूनिट क्या है, मतलब किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर, बराबर है, खत्म बात। एरिया है सिर्फ इधर। अब ये बता, तूने क्या बोला अभी अभी? प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बता यूनिट क्या होगा इसका? है फर्क बेटा? किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर तो आया, लेकिन वहां पे कौन आया? ईयर। ईयर का मतलब कौन? समय। समझ में आया फर्क? तो प्रोडक्शन में एक चीज मिसिंग है, कौन सी? समय। प्रोडक्टिविटी में एक चीज ऐड हो गई, कौन सी? समय, वही ड्यूरेशन। आ रहा है कि ध्यान में कि नहीं आ रहा? प्रोडक्शन में एक चीज मिसिंग है, कौन सी? टाइम। प्रोडक्टिविटी में चीज ऐड हो गई, कौन सी? टाइम। मैं यूनिट लिखता हूँ, बताना यूनिट है किसका ये। मैं लिखता हूँ ग्राम मीटर स्क्वायर पर यूनिट ईयर। बता ये प्रोडक्टिविटी है कि प्रोडक्शन है? प्रोडक्टिविटी, वेरी गुड। कौन है ये? प्रोडक्टिविटी। उसमें से अगर मैं इसको हटा दूं ईयर को, ये क्या हुआ? प्रोडक्शन। लिख लेगा इसे तो ध्यान में रहेगा, लेकिन ये, हाँ, ये तो अभी लिख लो, नहीं तो बाद में फॉरगेट हो जाओगे। तूने क्या क्या लिखा अब तक? तूने क्या लिखा है? बस इतना ही लिखा ना? उसकी यूनिट लिखो ना फिर, उसकी यूनिट लिख दो। लिख ली यूनिट? ओके, अब लिखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हैज टू टाइप। लिखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हैज टू टाइप, it has two type. Primary productivity, primary productivity has two type, it has two type. Primary productivity has two type. पहला लिखो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा लिखो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो प्रकार आते हैं, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस एंड नेट, ग्रॉस एंड नेट। कितने प्रकार है बेटा? दो, ग्रॉस एंड नेट। ये अकाउंट में यूज होता है वर्ड, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट। ग्रॉस मतलब टोटल, उसमें से कुछ खर्चा किया तो बचा जो है वो नेट, ऐसा ही अकाउंट में यूज होता है, ग्रॉस एंड नेट। चल ध्यान दे अभी। सर व्हाट इज ग्रॉस, व्हाट इज नेट? बेटा समझ ले इधर कैलकुलेशन के हिसाब से, व्हाट इज ग्रॉस, व्हाट इज नेट। पीपी का मतलब है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके दो प्रकार, एक का नाम है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक का नाम है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब समझ, मतलब समझ। तुम्हारे पास 100 रुपए है, वो ग्रॉस हुआ, 100 रुपए वो ग्रॉस हुआ। या फिर तुमको पॉकेट मनी मिला है 100 रुपए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मजाक मत करना। मिलता है पॉकेट मनी 100 रुपए, ट्यूशन की फीस के अलावा 100 रुपए ले लो बेटा, एंजॉय करो महीने भर में। 10 रुपए नहीं, रोज का कम से कम 5-5 रुपए खर्च करते जाओ। मतलब तुमको 100 रुपये पॉकेट मनी मिलता नहीं है, उससे ज़्यादा मिलता है। इसका मीनिंग यही है ना, 1000 रुपये मिलता होगा पॉकेट मनी महीने का। क्या अरसलान, कितना मिलता है? मुझे बाद में बताना। तुमको जो पॉकेट मनी मिलता है ना, वो है ग्रॉस अमाउंट। क्या है? तुमको मिला है 100 रुपये पॉकेट मनी, और तूने 100 रुपये में से 70 रुपये खर्च कर दिए, 70 रुपये खर्च कर दिए। हाँ, उसमें आधे पैसे पानीपुरी में चले गए तेरे। बचे कितने? बचे कितने? वो है तेरा नेट। जो बचेगा वो नेट है, जो खर्च हुआ वो चला गया। सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग अब प्लान के हिसाब समझा, इसका मीनिंग समझ प्लान के हिसाब से, इसका मीनिंग समझ प्लान के हिसाब से। मैं बताया कभी कभी ये पानी पूरी से याद आता है, इतना मेहनत हम करते हैं, इतना इनकम में पानी पूरी कितना इनकम करते हैं, 10 रुपये में सिर्फ 4 पानी पूरी, सिर्फ 4, कितना इनकम करते होंगे। कभी कभी वो 3 ही पानी पूरी देता है, और उसमें से ये भी नहीं देता, कभी कभी वो पापड़ी मिलती ना लास्ट में। मैंने ऐसे कुछ जगह देखी है जहाँ पे 30 रुपए में आती है सिर्फ 4 पानी पूरी। ओके बेटा, डिस्कशन हो गया, इधर ध्यान दो। सर पौधे की बात ऐसी है, मेरी बात सुनना। पौधा क्या करता है, उसके पास जो सनलाइट आता है, सनलाइट, उससे वो टोटल खाना बना के रख देता है। इमेजिन कर, उसने 100 ग्लूकोज बनाए। कितने ग्लूकोज बनाए? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। कितने ग्लूकोज बनाए? 100 बना के रख दिए उसने। ये 100 ग्लूकोज बनाए, ये क्या हुआ? 100 ग्लूकोज बनाए, ये क्या हुआ? बना लिए। 100 ग्लूकोज में से कुछ ग्लूकोज वो खुद यूज करेगा उसके एक्टिविटी के लिए। अब सर प्लांट में कौन सी एक्टिविटी है? बहुत एक्टिविटी है। फोटोसिंथेसिस के लिए भी खर्चा होगा उसका, रेस्पिरेशन करता है उसके लिए खर्चा होगा उसका, ट्रांसपिरेशन करता है उसके लिए खर्चा होगा। उसके बाद में उसके अंदर मिनरल्स बहते हैं, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके लिए खर्चा हो रहा है उसका। उसके बाद में वो कुछ ड्रग्स वगैरह बनाता है, उसके लिए खर्चा होगा उसका। मतलब वो जो एक्टिविटी कर रहा है, खुद की जो फिजियोलॉजी है उसकी, उसके लिए उसका खर्चा हो रहा है। तो 100 में से उसने 60 ग्लूकोज यूज कर लिए। क्या कर लिए? यूज। तो बचे कितने? बचे कितने? 40 ग्लूकोज। तो बता, उसने पूरा पीएस कितना बनाया था, ग्रॉस कितना बनाया था, खुद के लिए कितना यूज किया, बचा कितना? दैट इज नेट, दैट इज नेट। और ये जो नेट है ना बेटा, उसी को वो जमा रखता है
नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जैसे एग्जाम्पल पोटैटो में स्टार्च रहता है ना, वो फूड जमा है, वो नेक्स्ट के लिए। जैसे कि इसी नेट को और कोई फूड चेन में आता है, ये फूड चेन में आता है। फूड चेन का मतलब इसी नेट को कोई और एनिमल खाएगा। एनिमल जो भी खाना खाता है वो कौन सा खाना रहता है? नेट। वो ग्रॉस नहीं रहता, क्या रहता? नेट। जो प्लांट उसके हिसाब से जमा रखता है पूरा खर्चा होने के बाद भी। समझा तुझे मैंने क्या बोला? जैसे हिरन ने किसी प्लांट को खाया, जैसे हिरन ने प्लांट को खाया, बता वो ग्रॉस खाएगा हिरन कि नेट खाएगा हिरन? जो बचा है वो खाएगा ना। समझ में आया तुझे? ऐसा कंसेप्ट है ये। तो क्या लिखा तूने अभी? इट हैज टू टाइप, ग्रॉस एंड नेट। तो ये लिख ले बेटा, एग्जाम्पल डायरेक्ट समझ में आ जाएगा तुझे क्या है। ये टोटल और ये रिमेन। कुसाई कल क्यों नहीं आए थे? तबीयत? चलो हो गया बेटा। चलो अब ये डेफिनेशन पढ़ते हैं सर इसका। अब मैं आपको एक हिसाब देता हूँ। हिसाब क्या बचता है वो देख। NPP इज इक्वल टू, सर व्हाट इज NPP? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्लांट ने जो बनाया था GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से प्लांट ने कुछ खर्चा किया, खर्चे को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट इज NPP? जो ग्रॉस है उसमें से क्या माइनस कर दे, मतलब प्लांट के लिए जो एनर्जी लगती है ना वो खर्चा कर दे, निकाल दे उसको। तो फॉर्मूला है, याद रखना, व्हाट इज NPP? GPP में से क्या निकाल दे? R, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, दैट इज NPP। क्या NPP फुल फॉर्म? क्या NPP का? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या होता है वो? GPP में से क्या माइनस कर दे? रेस्पिरेशन। हाँ ध्यान रख, इधर ध्यान दे। अभी ये देख ले, पहले ये पढ़। What is gross? It is the rate of production of organic matter during the photosynthesis. A considerable amount of GPP used by plant for respiration. A considerable amount of GPP is used by plant for respiration. मेरी बात सुनना बेटा। प्लांट ने शुरू में जो बनाया था टोटल फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको बोलते हैं GPP। क्या बोलते हैं इसको? उसी में से कुछ खाना वो खुद के लिए यूज करेगा। बाय विच प्रोसेस? मतलब GPP ग्रॉस में से ही कुछ खाना वो निकालेगा खुद के लिए, खुद के एनर्जी के लिए। तो रेस्पिरेशन जो होता है, वो रेस्पिरेशन जो होता है ये प्रोसेस, वो GPP से आती है। कहाँ से आती है? मतलब ये रेस्पिरेशन की एनर्जी लगती है ना, ये एनर्जी उसने कहाँ से निकाली? GPP से। ओके, उसके बाद में फॉर्मूला देख। हाँ ये देख ले अभी, व्हाट इज NPP? इट इज द अवेलेबल बायोमास। क्या बोला मैंने? प्रोड्यूस नहीं हुआ बेटा, प्रोडक्शन तो GPP होता है। प्रोडक्शन किसका होता है? समझा तुझे? जो पहली बार उसने बना के रख दिया था, बनाया था, वो GPP, उसमें से जो बचेगा वो है NPP। तो इट इज द अवेलेबल बायोमास। प्रोड्यूस बोला क्या? अवेलेबल, मतलब जो बचा हुआ, अवेलेबल बायोमास फॉर द कंज्यूमर। उसने क्यों खाना बचाया? प्लांट ने क्यों खाना बचाया? बचाया ना उसने खाना।
कुछ खुद के लिए खर्चा किया, कुछ बचाया। क्यों बचाया? आगे वाले जनरेशन के लिए। हाँ, घास ने क्यों खाना बचाया? ताकि वो हिरन को दे सके, मतलब का कंज्यूमर को दे सके। समझ में आया? आलू में स्टार्च क्यों है? ताकि उसकी सब्जी बन सके। एग्जाम्पल लिया मैंने, कंज्यूमर खा सके उसको। हाँ, ये तो बता, एनपीपी में बायोमास जो बचा हुआ है वो क्यों बचा है? ताकि वो उसको उसको कौन खा सके? हेटेरोट्रॉफ, हर्बीवोरस या डिकम्पोजर्स। तो बता, व्हाट इज एनपीपी? जीपीपी माइनस आर। आर फॉर, आपके लिए पहला क्वेश्चन, इन दोनों में प्रोड्यूस क्या हुआ और बचा क्या है? प्रोड्यूस क्या हुआ? जीपीपी। जो बचा है वो कौन? कंज्यूमर को क्या अवेलेबल है? जीपीपी की एनपीपी? एनपीपी अवेलेबल है कंज्यूमर को। ठीक है। आर कहाँ से निकाला तूने? एनपीपी से कि जीपीपी से? वेरी गुड, यही क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? और ये जो बना है प्लांट ने, जो बनाया है, इसी का नाम है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसी का नाम है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लिखो, जीपीपी लिखो, लिखो जीपीपी के बारे में लिखो। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। बस इतना याद रख। नेक्स्ट लिख, एनपीपी। एनपीपी लिख। इट इज द अवेलेबल बायोमास। इट इज द अवेलेबल और रिमेनिंग बायोमास। बचा हुआ है ये। इट इज द अवेलेबल रिमेनिंग बायोमास फॉर कंज्यूमर। फॉर कंज्यूमर। और लास्ट ये लिख दे, ये फॉर्मूला लिख। ठीक है बेटा? हाँ, ये कौन है? आर श्योर? रैबिट है ये? रैबिट घास खाता है? हाँ। तो रैबिट को क्या अवेलेबल है? नेट प्राइमरी की ग्रॉस प्राइमरी? नेट। इसको नेट अवेलेबल है। सन से प्लांट में जो आ रहा है, सन से प्लांट में जो आ रहा है, तो क्या आ रहा है? मतलब वो क्या बना रहा है? जीपीपी की एनपीपी? जीपीपी। एक मिनट। हाँ, ये कुछ ज्यादा हो गया इधर। अब आता है दूसरा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी हो गया बेटा, प्राइमरी बिलोंग्स टू प्लांट। प्राइमरी बिलोंग्स टू प्लांट, सेकेंडरी आता है बाद में। इसकी कहानी अलग है। व्हाट इज सेकेंडरी? व्हाट इज सेकेंडरी? अब वो सुन ले, व्हाट इज सेकेंडरी? ये प्रोडक्टिविटी बिलोंग करती है एनिमल के साथ। किसके साथ? एनिमल के साथ। क्या लिखा गया? इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। मतलब एनिमल के अंदर कुछ नया बनेगा क्या? एनिमल के अंदर कुछ नया बनेगा क्या? उस नए बनाने को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। हिरन के अंदर कुछ नया बन रहा है क्या? दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सुन, प्लांट के अंदर अगर कुछ नया बनता है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनिमल के अंदर कुछ नया बनता है तो? फर्क समझ में आया तुझे? हाँ, हेडलाइन लिखो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। न्यू ऑर्गेनिक मैटर इन एनिमल्स। न्यू ऑर्गेनिक मैटर इन एनिमल्स। सेकेंडरी का सिंपल मीनिंग है न्यू ऑर्गेनिक मैटर इन एनिमल्स। समझ में आया तुझे? हाँ, ये हो गया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। अब लास्ट वाली कहानी है, सुन। सर ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो पौधे के अंदर आपने बोला था खाना बनता है, वो कौन कौन चीजों पे डिपेंड करता है? बेटा पौधे के अंदर क्या बनेगा, कितना बनेगा, वो डिपेंड करता है इन मुद्दों पे। पहला मुद्दा,
द प्लांट स्पेसिस इनहेबिटेटिंग इन एरिया, मतलब वो पौधा कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, क्या वहाँ तक सनलाइट पहुँच रहा है, क्या वो पहाड़ के चोटी पे है या पहाड़ के नीचे है, क्या वो जंगल के एकदम अंदर फंसा हुआ है या जंगल के एकदम टॉप पे है जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट आ रहा है, क्या वो पौधा घर के अंदर है कि वो पौधा घर के बाहर है, क्या उसके ऊपर शैडो आ रही है या नहीं आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेस एरिया। तो एरिया डिपेंड करता है, जैसा एरिया अच्छा, जिस प्लांट की लोकेशन जितनी अच्छी है उतना प्रोडक्टिविटी पे असर होता है। तुम्हारे घर में पेड़ पौधे हैं लेकिन तुमको और साइंस पता है तो उस पेड़ पौधे का जो एंगल है, सनलाइट उसको मिल रहा कि नहीं मिल रहा, उसके ऊपर उसका प्रोडक्टिविटी डिपेंड है। कभी कभी तुम्हारे घर में पेड़ ऐसा छाँव में रहता है कि धूप ही नहीं पहुँचती उधर, या फिर ऐसे धूप में रख देते हो कि वो बेचारा वैसे ही मर जाता है। तुमको ये पता है कि तुम्हारे घर में जो पेड़ है कितना सनलाइट चाहिए, कितना पानी चाहिए। कोई पौधा ऐसा होता है कि उसको पानी कम चाहिए, उसको तुम बकेट भर पानी डाल देते हो वो वैसे ही मर जाता है। नर्सरी का एक साइंस है, मतलब जब पेड़ को हम पानी डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, धूप, उसको हमें क्वांटिटी पता होने कीजिए कि स्पेसीज है, इसको कितना पानी चाहिए, कितना फर्टिलाइजर चाहिए, पता नहीं रहता हमें। हाँ, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर कैसा है, समर है, विंटर है, सन है, नहीं है, हाँ, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल फैक्टर। उसके बाद में क्या न्यूट्रिएंट अवेलेबल है ज़मीन में कि नहीं है, सूखी ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, नो फर्टिलाइज़र। और वो पौधा कितना कर सकता है फोटोसिंथेसिस, पता है इसके लिए एक एंजाइम जरूरी है, वो एंजाइम का होना जरूरी है पौधे में। तूने एक नाम सुना है कभी, रुबिस्को? रुबिस्को वो एंजाइम है बेटा, बेहतरीन एंजाइम है जो पीएच परफॉर्म करता है। क्या उसके अंदर अच्छा खासा है वो, तो उसकी क्या कैपेसिटी है, वो चीज़ है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जीपीपी बनेगा और कितना एनपीपी रहेगा। रिपीट कर, कौन कौन से मुद्दे हैं, उनकी जगह, एनवायरमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिएंट है कि नहीं है, और चौथा कौन सा, उसकी कैपेसिटी कितनी है अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब ये कुछ किताब के डेटा है वो टिक कर, ये किताब का डेटा है, टिक कर। पूरे बायोस्फीयर में, पूरे बायोस्फीयर में 170 बिलियन टन ऑर्गेनिक मैटर बनता है बाय पौधे से, वो भी ड्राई वेट। अगर तू एनपीपी निकालेगा, एनपीपी पूरे पौधे की, दुनिया में जितने पौधे हैं उतने पौधे की एनपीपी निकालेगा तो वो होता है 170 बिलियन टन। 170 बिलियन टन पूरे पौधे का ऑर्गेनिक मैटर का एनपीपी। दुनिया में कितनी परसेंट पानी है, समंदर कितना ऑक्यूपाई किया, उसके बावजूद समंदर के अंदर प्रोडक्टिविटी कम है। जितना ज़मीन प्रोडक्टिविटी है ना पौधे का, मतलब जितना पीएस पौधा ज़मीन पे कर सकता है उतना समंदर में नहीं कर सकता। समंदर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, 55 बिलियन टन्स। मतलब पूरा कितना हुआ, पूरा कितना है, समंदर ज़मीन पूरा पकड़ कितना है, 170 में से 50 कहाँ से आया, तो बचा कितना, 170 पूरा है बेटा, 170 में से 50 कहाँ से आया, समंदर से आया, तो ज़मीन से कितना आया, हाँ, 1 बोल। समंदर में प्रोडक्टिविटी क्यों कम है, समंदर में पौधे इतने पीएस क्यों नहीं करते, सनलाइट कम आता है, सनलाइट कम आता है, गैसेस की प्रॉब्लम जाती है O2 CO2 की। दूसरा है सनलाइट कम आता है। ओके, तुम्हारा पहला टॉपिक खत्म हुआ आज। अभी नाम क्या था, प्रोडक्टिविटी, क्या नाम था, घर से पढ़ के आना। कल अपसेंट मत रहना, कल नया टॉपिक है। हाँ,